नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आप क्या व्यू रखें यहाँ से लेकर सेकेंड हाफ तक मतलब 3:30 तक उस पर करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगी ध्वनि पटेल। और ध्वनि जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके ओपिनियन, आपके व्यूज़ के लिए निफ्टी बैंक के और स्टॉक्स पे। और उससे पहले एक बार सभी दर्शकों को और ध्वनि जी आपको भी होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार लेके आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक। टेक्निकली तकनीकी रूप से अगर आप इसको देखें तो ये डे लो है। हम इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, जो सुबह हमने आज रणनीति के तौर पे बात की थी, इतना बड़ा गैप डाउन। देखिए, जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी लिख रहा था उस वक्त एवरेज जो गिफ्ट निफ्टी में ड्रॉप था ना, क्योंकि हम शुक्रवार को भी कोलैप्स हुए थे। हमने शुक्रवार को 200 डेमा तोड़ा, क्लोजिंग 200 डेमा से लगभग 80 पॉइंट नीचे आई थी। सो शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, हिचकिचाहट सी हो रही थी। बट सर्कमस्टेंसेस वीकेंड पे ये जो जियोपॉलिटिक्स जो चरम पे थी, क्रूड में जो तेजी आई, यूएस ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच इन सबको प्राइस में फैक्टर इन करते हुए गिफ्ट निफ्टी करीब 100-125 अंकों का ड्रॉप दिखा रहा था। फर्स्ट टिक में लगभग 200 पॉइंट नीचे था गिफ्ट निफ्टी। बट 24,600 बजट डे का लो ओपनिंग पॉइंट, ये मेरी या फिर किसी की कल्पना शक्ति जो थी ना, उसके लास्ट एज से भी कहीं ज़्यादा था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग सुबह हमने क्या बात करी, क्या नहीं करी, क्या लेवल था, वो सब का सब वैनिश हो गया। उसका कोई मीनिंग ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। इस बाजार की ओपनिंग, आज के हाई को जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, पहले देखते हैं कि डेली चार्ट्स पे क्या हुआ। डेली चार्ट्स पे निफ्टी पे कुछ बचा भी नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी, अगर आप याद रखिएगा, 200 डेमा के नीचे बंद हुए थे शुक्रवार को। नाउ ऑन वीकली, डेली पे कुछ बचा नहीं, तो वीकली पर आज का जो हाई है दैट्स 25,000 और 25,050 मोर और लेस मान के चलिए, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी इस नई ट्रेजेक्टरी को बाजार ने आज आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का फैक्टर भी आ गया। और वो क्या है कि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन जो है वो पुट राइटर्स को इनवाइट करता है। भाई, एक पुट 10 की अगर आपको 200 रुपए की बेचने को मिल जाए तो इन प्रिंसिपल्स, इन सैद्धांतिक रूप से आप आएंगे और उस पुट को बेचेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास निशान के तौर पे, की लेवल्स के तौर पे सिर्फ 25,000 है, विच इज मोस्ट एक्टिव पुट राइटर्स जोन एज पर फ्राइडे स्टैट्स, और दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज व्हिच वाज अलाइंड एट 25045। अब लेके आइए आप जरा इंट्राडे स्टैट्स को। इन स्टैट्स के मुताबिक कॉल राइटर्स इस सोमवार की, क्योंकि कल की छुट्टी है, दे आर अलाइनिंग एट 24900 एंड 25000, 25,900 पे और 24,900 पे और 25,000 की ट्रेजेक्टरी में वो अलाइंड हो रहे हैं। ले भी आइए डायरेक्टर साहब। यस, ये आ गया। देखिए, 5 करोड़ कॉल हो गई यहाँ पे, 5 करोड़ कॉल, और नीचे 700 पे 2 करोड़, 600 पे लगभग 1.25 करोड़ और 500 पे लगभग 1.25 करोड़। यानी ये कितना हो गया? 2.5 लगभग 3, 4, 5, 6 करोड़। यानी सिंपली दिस इज अ रेंज गेम नाउ, और रेंज परसिस्ट करेगी 24,800 से लेकर 24,600 के बीच में। मेरे को ट्रेड करने लायक यहाँ पे कोई भी, अगर आप देखें, बिंदु नजर नहीं आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मतलब इस पे क्या स्टॉप लॉस लगाएं, क्या ट्रेड करें? सिंपली if possible, this I think second half will go in the favor of option writers. सेम इज केस विद निफ्टी बैंक, जो हमने बात की थी सुबह आज जनाब की। डेली चार्ट्स पे आपने 50 डेमा की तरफ एग्रेसर होना है। आप शायद 50 डेमा की तरफ जाएं, आप 60,000 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएं। आप ऑलरेडी खुले ही 100 डेमा पे हैं, तो मैं क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, क्या टारगेट लगाऊं, क्या अगर आप देखें ट्रेड करें? इट्स अनट्रेडेबल। शायद जब हम वेडनेसडे को आए, हमें कोई ट्रेजेक्टरी दोबारा मिले, चाहे शॉर्ट या फिर लॉन्ग, उस पर बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स अनट्रेडेबल। हाई इज 50 डेमा, लो इज 100 डेमा। ऑप्शन रेट स्टैट्स देखने को कोई फायदा है नहीं बहुत जनाब। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन स्टैट्स को मिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और क्या अप्रोच रखनी चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ध्वनि पटेल मौजूद है। ध्वनि, इंडेक्स को रीड करके कोई अप्रोच तय कर पाएंगे आप, या फिर इट सीम्स डिफिकल्ट?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। और सबसे पहले आपको, पूरी सीएनबीसी की टीम को और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जहां तक इंडेक्स का सवाल है, इंडेक्स के अंदर एक बेरिश नजरिया यहाँ पे पिछले हफ्ते से मेरा बना हुआ था। नीचे 25,130 के लेवल मैंने एक्सपेक्ट करे थे, बट आज जिस तरह का एक गैप डाउन हमें देखने को मिला है, इन लेवल्स को यहाँ पे टेक्निकली भी हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर जो अब सजेस्ट कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का हमें जो है वो 24,590 के लेवल के पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट तब तक हमें कंटिन्यू सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही इंडेक्स के अंदर जो है वो बने रहना है। 25,590 का जो लेवल है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिला था। दीज वर द पीक्स दैट वी सॉ इन अप्रैल 25, और वहां पर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनना चाहिए। इन लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर 24,330 का लेवल। सो इंडेक्स के अंदर मेरा जो बेरिश व्यू पॉइंट है वो कंटिन्यूड है। इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वोलैटिलिटी जो है वो दोनों तरफ की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जिस गैप डाउन के साथ हम ओपन हुए हैं, तो स्टॉप लॉस काफी ऊपरी स्तरों पे अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। तो कोई शॉर्ट पोजिशन इंडेक्स में क्रिएट ना करें। और बैंक निफ्टी का भी जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो नीचे लेवल्स अब देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 59,640 का लेवल जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से, इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन सपोर्ट अगेन डे लो 59,130 और 58,570 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है। वीकनेस जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाइज मार्केट के अंदर कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सेल ऑन राइज दोनों ही इंडेक्स में पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले होल्ड कर सकते हैं, पर जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं ऑन द शॉर्ट साइड, उनको मैं अवॉइड करने की सलाह देती हूँ। फ्रेश शॉर्टिंग ना करिए, और अगर आप शायद शुक्रवार को एक शॉट लेके आए हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। आपके फेवर में पूरा का पूरा गेम है। चलिए अब एक काम करते हैं, ध्वनि जी के आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे आते हैं। ध्वनि जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। थोड़ा सा आज मिनिमल अप्रोच लेके चलेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो आज भी छुट्टी का माहौल ही दिमाग पे है। और कल हमारी छुट्टी है, वेडनेसडे को भी जो खेलने वाली होली होती है वो रहती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा पोजीशन को लाइट रखे। और उस हिसाब से पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है, तो एक हैवेल्स का काउंटर है। इसको आप करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अंदर जो फॉल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अहम 1400 का जो लेवल है, इसको हमने ब्रेक करा है यहाँ पे ऑन द लोअर साइड। नीचे की तरफ 1310 तक ये काउंटर जा सकता है। ऊपरी स्तरों पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, तो 1370 का लेवल जो है वहां पे एक स्टॉप लॉस बना के रखे। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एमएनएम का। एमएनएम के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक जो ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीकली स्ट्रक्चर पर 50 डीएमआर का हाई बना के वहां से हमें फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको भी हम शॉर्ट करके चलेंगे। इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो नीचे की तरफ में 3195, यहाँ से 100 पॉइंट्स का एक फॉल 3195 के लेवल्स तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, आपको 3340 के लेवल के पास इसका स्टॉप लॉस बना के रखना है। दो पोजिशन ही लेके चलेंगे, यहाँ पे एक्सेस पोजिशन नहीं बनाना है। ओके, ट्रेड्स कितने हो गए? ध्वनि जी के एक एक करके रखिएगा स्क्रीन पर। एमएनएम याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे। ये वो स्टॉक है जो कि हालिया चपेटे में आया, हालांकि ये मेरे ख्याल से 2 एरिया रीच कर रहा है। हेवल्स पे कोई फ़ायदा नहीं अगर आप देखें गर्मी के बढ़ने का। हेवल्स पे एक सेल कॉल है, 46 रुपये नीचे है। 1356 पे भी आप एक सेल कॉल ले रही हैं ध्वनि जी। और प्लीज़ नेक्स्ट ट्रेड लेके आइएगा। हेवल्स हो गया। एमएनएम फ्यूचर्स 3195 के अगर आप देखें लक्ष्य के लिए आपको शॉर्ट करना है। 3340 पे अगर आप देखें स्टॉप लॉस। तो ये तो जी कोई रिवर्सल ट्रेड है क्या? आई मीन जहां स्ट्रेंथ थी, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, पॉलीकैब, एमसीएक्स, मेटल्स, डिफेंस। कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई रिवर्सल ट्रेड? जी बिल्कुल। यहाँ पर रिवर्सल साइड पर वीरेंद्र जी डेफिनेटली एक ट्रेड है, जहाँ पे एचएएल का काउंटर डिफेंस साइड से अगर हम स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं, तो एचएएल का जो काउंटर है उसका चार्टिकल स्ट्रक्चर काफी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा रहा है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। डेली पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है और चैनल के बॉटम से बाउंस दिखा रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी, क्योंकि 4000 का लेवल जब हम यहाँ पे ब्रीच करते हैं तो कन्विंसिंग बाइंग जो है वो 4200 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। बट वहां पे अभी फिलहाल के लिए काउंटर जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बट डिफेंसिव साइड पे जाना है और हम यहाँ पे बाइंग स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो डिफेंस में एचएल का काउंटर मुझे पसंद आता है।
ओके, HAL डिफेंस स्पेस में याद रखिएगा, HAL इज अमंग्स द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन डिफेंस। जब डिफेंस में पुल बैक आ रहा है और जब जहाँ शॉर्ट बैठे हैं, उसका एक शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट और सेक्टर की अगर आप देखें टेल विद सेल्फ जो है, वो दो कॉम्बिनेशन होते हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। 30 रुपये ऊपर। चलिए एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरे हो गए। एक शॉर्ट कॉल हो गई आपकी हेवल्स, एक शॉर्ट कॉल हो गई आपकी M&M और तीसरी बाय कॉल हो गई HAL। एक ब्रेक, और देखिए ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ये वीकेंड पे स्थिति उपजी और ये US की और इजराइल की ईरान पे स्ट्राइक्स। कच्चे तेल को इसने अगर आप देखें हवा दी है। कच्चा तेल ऑलमोस्ट $77 पर बैरल के आसपास। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका खाड़ी के देशों में एक्सपोजर है, बिजनेस एक्सपोजर है। उन पे थोड़ी बात करेंगे आशीष से, किन किन का एक्सपोजर है, क्यों वो स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, शिपिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी तेल कंपनियों के लिए जो बाहर से तेल लेके आते हैं, कच्चा तेल, उनके लिए बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में वीकेंड पे इस एयर स्ट्राइक US और इजराइल की ईरान पर, इसने कच्चे तेल के समीकरण को बिगाड़ दिया है। और देखिए भारत के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे कच्चा तेल सेल्फ हो, हमारे आयात निर्यात, शिपिंग सेक्टर, और तमाम दुविधाओं के बीच में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं। और लक्ष्मण राय मेरे साथ इस वक्त CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, विभिन्न चिंताएं जो है उत्पन्न हुई हैं कल और परसों के इस युद्ध के बीच में। इमीडिएटली सरकार के जहन में क्या आ रहा है, किन किन सेक्टर्स के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम है और क्या आपात बैठक में डिस्कस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, लक्ष्मण जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है शिपिंग सेक्टर को लेकर के। दरअसल ये पूरा जो मामला उठा है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि खाड़ी के देशों के आसपास के इलाकों में जो भी शिपिंग लाइन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा तत्काल इम्पैक्ट पड़ता है कच्चा तेल का। हम इंपोर्ट करते हैं तो दो दिक्कतें हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग वहाँ से शिप का आना जाना लगभग बंद हो चुका है। वहाँ से बड़ी मात्रा में वहाँ से हमारे तेल का सप्लाई होता है, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। दूसरे जो एक्सपोर्ट होते हैं, दूसरे जो इंपोर्ट होते हैं, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए शिपिंग मंत्रालय इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। शिपिंग मंत्रालय पिछले 48 घंटे में 2 अलग अलग सर्कुलर जारी किए हैं शिपिंग कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए। और अब कल शिपिंग मंत्री खुद एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए हैं, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर जो रहने वाले हैं वो है शिप कंपनियां, चाहे प्राइवेट शिप कंपनियां हो, चाहे सरकारी शिपिंग कंपनियां हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां हो, प्राइवेट में मर्क जैसी कंपनियां हो, कॉस्मोस जैसी कंपनियां हो, उन सबको बुलाया गया है। उसमें 2 बातों की खास तौर से समीक्षा की जाएगी। पहला कि जिन जिन रूट को बाधित किया गया है इस विवाद की वजह से, इस हमले की वजह से, वैकल्पिक रूट क्या है ये बताइए। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो कच्चे तेल का इंपोर्ट होता था भारत में, वो कितना बाधित हुआ है और कितने का स्टॉक हमारे पास है, इसका जायजा लिया जाएगा। विकल्प हमारे पास क्या क्या है वो उनसे पूछे जाएंगे, उनसे उपाय सुझाए जाएंगे। और तीसरी चीज कि ऐसे मामले पे आमतौर पर देखने को मिला है कि शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया जा सकता है इस बैठक के बाद। तो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ही बुलाया गया है कि आप कितने अभी तक कच्चा तेल इंपोर्ट कर चुके हैं, कितना आपका रास्ते में है और कैसे आप इसका इंतजाम कर रहे हैं। तो उनकी भी राय मांगी जाएगी। उनका जो सलाह होगा वो फिर शिपिंग कंपनियों को कहा जाएगा कि उनके हिसाब से मिलकर काम करिए। तो पूरा एक तालमेल बैठाया जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर ना पड़े और सबसे तत्काल जरूरत जो है कच्चे तेल की सप्लाई पर जरूरत असर ना पड़े। और तीसरा कि शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा ना बढ़े। ये इस बैठक का महत्वपूर्ण मकसद है और यहाँ से कुछ खास डिसीजन लिए जाने की संभावना है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लक्ष्मण जी बताते हुए कि इस वक्त जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी समीक्षा और शिपिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, याद रखिएगा, उस पर इस बैठक में समीक्षा होगी। और कौन कौन से अगर आप देखें रूट्स अवेलेबल हैं, कहाँ माइग्रेट करें, और दूसरी बात तेल की स्थिति क्या है, कच्चा तेल हमारे पास कितना भंडारण है, कितना हम कर सकते हैं, सब पे विचार होगा इस बैठक में। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस स्थिति को समझते हैं। इस युद्ध से कच्चा तेल तो देखिए सबको प्रभावित करता है, हमको ज़्यादा करता है क्योंकि 9130 का रुपी जो है वो दैट्स कॉल्ड, आई मीन जिसे कहते हैं ना, दो धारी तलवार है ना, वो एक तरीके से है। बट और क्या चीज़ें हैं, और हमारी कौन कौन सी कंपनियां प्रभावित होंगी इस खाड़ी युद्ध के चलते, किन का एक्सपोजर है, आशीष जरा बारीकी से समझाइए। सबसे पहले तो L&T है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिलेटेड कंपनीज का तो सर हम सब समझ ही रहे हैं, लेकिन इंफ्रा कंपनीज के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबका इम्पैक्ट आपको क्वांटिफाई करके बताता हूँ। सबसे पहले आप L&T को देखिए,
ऑर्डर बुक का 37% हिस्सा जो है इनका ये वेस्ट एशिया से आया है। और इनफैक्ट 9 मंथ FY26 एंडिंग क्वार्टर में आप देखें तो ऑलमोस्ट 33% ऑर्डर इनफ्लो वेस्ट एशिया से आया। तो आप समझिए L&T जितनी बड़ी ऑर्डर बुक का 33% वेस्ट एशिया से, और इसी का असर है कि आप देखिए ये स्टॉक तकरीबन 5% नीचे कारोबार कर रहा है। अब L&T की तर्ज पर आप KEC इंटरनेशनल के इम्पैक्ट को भी समझिए, क्योंकि ऑर्डर बुक का 20% जो एक्सपोजर है ये वेस्ट एशिया से आया है। जो नए ऑर्डर इनफ्लो 9 मंथ FY26 है इसमें 28% का योगदान है। ये रीजन सिग्निफिकेंटली भारतीय इंफ्रा EPC कंपनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब खास बात यह है कि इस जंग के चलते बड़ा इंपैक्ट आपको कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। इसके इंपैक्ट को सभी समझ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करके आपको बताता हूं कि क्रूड में $1 की जो तेजी होती है इससे हमारे इंपोर्ट बिल पर तकरीबन $2 अरब का इंपैक्ट यहाँ पर बढ़ता है। तो हमें इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है और इसका इंपैक्ट आप रुपये में समझा भी रहे थे। अब इसके अलावा भारत अपनी जो क्रूड की सोर्सिंग है 55% मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन बहुत सारे लोग भारतीय जो हैं मिडिल ईस्ट में कामकाज करते हैं और रेमिटेंसेस पर इसका इंपैक्ट है। ऑलमोस्ट 35% प्लस जो रेमिटेंसेस हैं इंडिया के ये आपको मिडिल ईस्ट से आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा देखें तो एविएशन पर बड़ा असर है। इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा ऑफलोज हुआ है, लेकिन गिरावट यहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिल रही है। अब कारण क्या है कि ग्लोबली एविएशन सेक्टर में देखें तो UAE कनेक्टिंग हब है, और अगर UAE में डिस्ट्रप्शन होगा तो दुनिया भर की जो फ्लाइट टाइमिंग्स है, स्केड्यूल्स है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक तो पहला कारण ये है, इसके चलते कैंसिलेशन भी बहुत सारी देखने को मिली है। दूसरी बात है आप ये समझिए कि कच्चे तेल में जब जब इम्पैक्ट आएगा सीधे तौर पर एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं। अब क्रूड कीमतों में जो उछाल आया है, $5 से अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी आय में 13% की गिरावट आती है। इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बंद हुआ है, और क्योंकि इजराइल में हाइफा पोर्ट का कारोबार संभालती है अदानी पोर्ट्स, तो सीधे तौर पर तालमेल है, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कच्चे तेल में सर्च से ONGC ऑयल इंडिया को फायदा होता है, लेकिन इसके विपरीत एक्शन को समझा जाए तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनसे मेरा मतलब है BPCL, IOC और HPCL, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हर $1 की कीमतें जो बढ़ती हैं $70 के ऊपर, इससे इनके एबिटा में 7 से लेकर 9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ग्रॉस मार्जिन है इसमें करीब करीब 50-55 पैसे प्रति लीटर का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और स्पेस और सेक्टर ऐसा है एग्री वाली। अब एग्री में ईरान में जो बासमती राइस है बहुत बड़ा मार्केट है। अभी तक ये जो ट्रेड होता है, क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये वाया UAE जाता है। मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अब डिस्ट्रप्शन आपको ट्रेड चैनल्स में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आप देखें चाहे LT फूड्स है, KRBL, इन स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मल्टी डायमेंशनल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक व्यू दिया, मतलब क्या क्या प्रभावित होता है और किस चीज़ से अभी आपको डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप देखें जो इस वक्त प्रोन है किसी भी अगर आप देखें गिरावट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।